नमस्कार साथियों, आप सभी का मैया पाठशाला स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप लोगों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, वो आयोजित होने वाला है और आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसमें और चार चांद लगाने के लिए हमारी पूरी टीम द्वारा दिन रात मेहनत करके और आपके लिए अच्छे से अच्छे मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं, ताकि आपके सामने एक बहुत अच्छा सा पैटर्न हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमें इस प्रकार का आंसर देना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन। आज जो कक्षा 12th है, कक्षा 12 और उसका हाफ ईयरली एग्ज़ाम के नज़रिए से जो अपना हिस्ट्री यानी इतिहास वाला जो अध्याय है, इतिहास वाली जो पुस्तक है, उसके किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उनके किस प्रकार से आंसर देने हैं। देखिएगा, पहला जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इनका हमें आंसर देना है। ठीक है। पहला है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इतिहास विषय का, और इतिहास विषय में भी प्राचीन भारत का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया, उसका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, आप लोगों को सब पता होगा कि भारत एक पुरानी सभ्यताओं का देश भी रहा है और भारत में सिंधु सभ्यता जैसी सुनियोजित सभ्यताएं हुई है। उसके बाद में वैदिक सभ्यता हुई है। आज जो 21वीं सदी है, विज्ञान का युग चल रहा है, लेकिन हमारा इतिहास बहुत प्राचीन है। हमारे पूर्वज भी जो है आज के हजारों साल पहले भी बड़े तरीके से रहते थे और उनके उत्खनन से जो हमें प्राप्त हुई, जहाँ मानव सभ्य तरीके से रहता था, वो सभ्यताएं कहलाती है। कुछ सभ्यताएं हैं, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वर्ल्ड में देखा जाए तो मेसोपोटामिया जो मिस्र में है, लेकिन भारत में सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली, ऐसे खूब सारे स्थल है जहाँ से खूब खूब ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई है जिनसे लगता है यार अपने जो बड़के थे, अपने बडेरे थे, वो बहुत दिमागदार थे। ठीक है। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन में हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है ना, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन का जो पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, यहाँ से जो मैं जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, पहले बात तो आपको ये समझनी है कि जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता, ये दो समय हुई। दो समय मतलब कब? एक तो पूर्व हड़प्पा कालीन, मतलब कि सिंधु सभ्यता से भी पहले की थी, और एक है हड़प्पा कालीन, मतलब सिंधु सभ्यता के समय। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता का हमें जो है वो कितने प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं? 2 प्रकार के, कि ये हड़प्पा सभ्यता से पहले भी थी और हड़प्पा सभ्यता के समय भी थी। कालीबंगा सभ्यता के टोटल खुदाई में 5 स्तर मिलते हैं। उसमें से 2 स्तर तो पूर्व हड़प्पा कालीन है और 3 स्तर जो है वो हड़प्पा के समय के हैं। तो ये जो जूता हुआ खेत है वो हमें यहाँ से मिला, पूर्व हड़प्पा कालीन से, मतलब हड़प्पा सभ्यता के भी पहले वाला जो टाइम है वहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो जैसे ये कालीबंगा नगर है और इसमें हम दिशाओं की बात करें तो इधर अपनी उत्तर दिशा, इधर दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो कालीबंगा सभ्यता के दक्षिण पूर्व में यहां पर वो खेत मिला जूतावा, यहां पर है वो जूतावा खेत। और जूतावा तो क्या अच्छी तरीके से जूतावा है कि इसमें 2 प्रकार की फसलें हैं। 2 प्रकार की फसलें, एक तो सरसों की और एक चने की। तो क्वेश्चन इतना सही था कि जूते हुए खेत के साथ से कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से मिले और हमने सारी चीजें देख ली। इसका मतलब कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं ना, वो दोहरी खेती किया करते थे। ठीक है, दोहरी मतलब एक साथ में 2-2 फसलें। तो पहले का आंसर अपना क्या हो गया? कालीबंगा। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। आगे चलिएगा, पहले का क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र की रचना किसने की?
दोस्तों, भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र, और उसकी रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य, या इनको चाणक्य भी कहते हैं, या इन्हीं का एक नाम और है विष्णुगुप्त। तीनों में से कोई सा भी नाम है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र। चाणक्य कौन थे? तो जहां प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, उन 16 महाजनपदों में एक मगध महाजनपद था, और उस मगध महाजनपद पर नंद वंश का सर्वनाश कर चंद्रगुप्त मौर्य इसी चाणक्य के सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनता है। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर एक ग्रंथ लिखता है अर्थशास्त्र, जहां से हमें मौर्य काल के समय की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में हुआ? देखिएगा, अपने पूर्वजों का एक और अनुपम उत्कृष्ट एक रचना महाभारत, और उसका जो समालोचनात्मक संस्करण है वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में के.सी. श्रीवास्तव, वी.एस. सुंक थाकर, महाश्वेता देवी और एस.एन. राव। तो इसका आंसर है दोस्तों वी.एस. बी वाला है, वी.एस. सुंक थाकर। ठीक है, सुक थानकर, वी.एस. सुक थानकर। इन्होंने 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण दिया था, स्टार्ट किया था वहीं से इन्होंने, और बाद में भारत के एक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उनके समय इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक। चौथा क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, ऑप्शन में राहुल, अश्वघोष, वर्धमान या सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है वर्धमान, ये क्वेश्चन भी आता है। तो वर्धमान जो है ना वो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, इसलिए आप देखना जो भी जैन धर्म के कुछ धार्मिक स्थल होते हैं, धर्मशालाएं होती है, या शिक्षा के भी संस्थान होते हैं जिनका नाम महावीर स्वामी के नाम पे होता है, तो पूरा ऐसे लिखा होता है वर्धमान, महावीर, फिर आगे जो भी है, धर्मशाला तो धर्मशाला। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य में यात्रा, ग्रंथ का लेखक कौन था? दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बर्नियर। कौन है? बर्नियर। बर्नियर नाम के एक फ्रांसीसी यात्री थे जो मुगल साम्राज्य के समय भारत में आए, और मुगल साम्राज्य की महत्वपूर्ण जानकारियां हमें इनके इस ग्रंथ से मिलती है, ट्रेवल्स इनटू द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पहली स्लाइड के ये हमने सोल्व किए। आगे चलिएगा। नेक्स्ट, आलवार कौन थे? पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर नंबर 6 यहां पूछा गया है, आलवार कौन थे? पहले आप दो चीजें समझो, देखो ना, एक तो होता है आलवार और एक होता है नयनार। आलवार और नयनार ये खूब बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, है क्या ये? ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिएगा, ये अपना भारत, मेरा भारत महान, और भारत में जो भक्ति की शुरुआत मानी जाती है, भारत में जो भक्ति आंदोलन है उसकी जो शुरुआत है वो यहां से मानी जाती, दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से। और ऐसा बताया जाता है कि भारत में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो 10वीं शताब्दी में हुई थी, और 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जो अनुयायी थे, जो लोग बाग थे, वो 2 भगवानों को ज्यादा मानते थे। एक तो भगवान शिव जी को और दूसरे भगवान विष्णु को। ठीक है, भगवान विष्णु के जो अनुयायी थे वो आलवार कहलाए,
और भगवान शिव के जो अनुयायी थे वो नयनार कहलाए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको ऐसे और याद कर लेना कि भगवान शिव जी है, इनके 3 आंखें हैं, आंखों का प्रायवाच्य होता नयन, तो नयनार शिव जी वाले अनुयायी है, शिव जी के फॉलोअर्स। आज अपन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जिनसे प्रभावित होते हैं, जिनके आचरण, व्यवहार, वाणी से प्रभावित होते हैं, तो फिर अपन उनसे जुड़ जाते हैं। जुड़ने का माध्यम सोशल मीडिया, कहते हैं ना फॉलोवर्स, तो फॉलोवर्स को हिंदी में अनुयायी कहते हैं। तो शिव जी के अनुयायी नयनार, विष्णु के आलवार। तो यहाँ पे यही आलवार कौन थे? विष्णु भक्त थे, ठीक है। आलवार कौन थे? विष्णु भक्त थे। इसके दोस्तों पीडीएफ जो है ना आपको, वो मैया पाठशाला स्कूल टेलीग्राम है, उससे प्राप्त हो जाएगी। तो छठे का अपने हो गया, आलवार कौन थे? आलवार विष्णु भक्त थे, ठीक है। और शिव भक्त कौन थे? नयनार। ध्यान रखना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना टाबरों 1336 ईस्वी में हुई थी। 1336 ईस्वी में। आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। उन्होंने दक्षिण भारत के प्रथम स्वतंत्र साम्राज्य विजयनगर की स्थापना की थी 1336 में, और राजा बना था हरिहर प्रथम। कौन बना था? हरिहर प्रथम। आगे चलिएगा, 7वां 8वां क्वेश्चन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोतों में रैयत एक वर्ड है, मैं यहां लिख देता हूं। रैयत का क्या अर्थ था? एक शब्द है रैयत। अगर आप लोग और इस चीजों को अच्छे से पढ़ोगे तो ब्रिटिश काल में भी कुछ अपने नियम, कुछ योजनाएं लाए गई थे जिनको रैयतवाड़ी भी बोलते थे। तो रैयत का अर्थ क्या है? या ऑप्शन में दिए हुए किसान, श्रमिक, सरकारी कर्मचारी या जमींदार। तो रैयत का जो अर्थ है ना वो किसान था। रैयत का अर्थ क्या था? किसान। जो कृषक थे, फार्मर थे, उनके लिए मुगल काल में एक वर्ड यूज होता था, उसको क्या कहते थे? रैयत। आगे चलिएगा, 9वां। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, ठीक है। अपने अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती फरगना, अफगानिस्तान में एक जगह है फरगना, वहां से आया था बाबर। और इस समय अपने हिंदुस्तान यानी कि भारत के जो शासक थे उनका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी में ओदी कर दी किसने? बाबर ने। इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। और पानीपत के युद्ध में कौन जीत गया था? बाबर जीत गया था। हार कौन गया था? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को ऑन द स्पॉट यानी कि पानीपत के युद्ध के मैदान में ही बाबर ने खत्म कर दिया। यह भारतीय इतिहास की पहली घटना थी जब किसी राजा को युद्ध के मैदान में ही मार दिया गया। अन्यथा इसके पहले जब कोई राजा हार जाता तो उसके साथ में संधि कर ली जाती, या उसे कैद करके और जेल या तहखाने में या कालकोठरी में भेज देते, मारते नहीं थे। लेकिन मुगलों का अपने आप में सिस्टम था। तो बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, और बाद में भारत में बाबर के टाबर राज करके गए थे। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद में बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रफी उदरजात, रफी उद्दौला, मोहम्मद शाह, शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम सेकंड, और अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10वां। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? हमसे पूछा गया है कि क्रांति जो 1857 में हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। कहां से हुई थी? तो अपने भारत में एक सैनिक छावनी थी मेरठ। कौन सी सैनिक छावनी? मेरठ। मेरठ सैनिक छावनी से 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां स्थित है? ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 चेन्नई में स्थित है।
और चेन्नई में प्रॉपर देखें तो कहाँ पे है, मद्रास के अंदर। यही अपने ऑप्शन में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 12। बापू महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने भारत में प्रमुख तौर पर 6 आंदोलन किए थे। 3 क्षेत्रीय आंदोलन थे जो छोटे छोटे क्षेत्रों में हुए थे, और 3 राष्ट्रीय आंदोलन थे, नेशनल मूवमेंट थे जो पूरे इंडिया में हुए। गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, और बाद में खेड़ा सत्याग्रह। 1917, 18 और 1918 ये इनका क्रम था, छोटे छोटे आंदोलन किए। बाद में गांधी जी को एक चीज का पता चला कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग कर रखा है, तो मुस्लिम कौम का भी हमें सहयोग चाहिए, मुस्लिमों को भी साथ में चाहिए। और उसी समय अंग्रेजों ने एक छोटी सी गलती कर दी कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने मुस्लिमों को जो गोली दी थी, जो लॉलीपॉप दिया था कि हम तुम्हारे धर्म की रक्षा करेंगे, वही प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई संधियों से तुर्की के खलीफा को खलीफा के पद से हटा देते हैं, जो पूरे विश्व के मुसलमानों का धर्म गुरु होता है। इस कारण मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो मारवाड़ में अपने कहावत है, मिनकी के भाग का छीका टूट गया। और गांधी जी ने फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी 1920 में। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा या नमक सत्याग्रह किया था, और 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन। तो 12वें का आंसर क्या हो गया? 1942 ईस्वी, ठीक है। ये 12 तक के आंसर। आगे देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हड़प्पाई मोहर नामक पत्थर से बनी हुई थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से जो मैं मोहरें मिली, अब देखिएगा मैं इनके आंसर इधर लिख रहा हूं। हड़प्पा से जो मैं मोहरें मिली है वो किससे निर्मित है? हड़प्पा से जो मोहरें मिली है वो सेल खड़ी से निर्मित है। कौन से पत्थर से? सेल खड़ी पत्थर से निर्मित है। सेल खड़ी एक तरीके से पत्थर होता था, लेकिन मिट्टी से बना हुआ मजबूत पत्थर, सेल खड़ी। प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की पुत्री थी? तो दोस्तों, अपने भारत में एक वंश राज करके गया था, गुप्त वंश, जिसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बेटा हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त के हुआ था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। इस चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। आगे चलो, महाभारत के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? एक महाकाव्य महाभारत, और महाभारत के जो पहला अध्याय है उसका नाम है आदि पर्व। महाभारत के पहले अध्याय का नाम क्या है? आदि पर्व। आगे चलिएगा, परगना मुगल प्रांतों में एक खाली जगह प्रमंडल था। मतलब मुगल समय में, मुगल साम्राज्य में जो परगना है उसका अर्थ क्या था? मुगल साम्राज्य में परगने का अर्थ था गांवों का समूह। किसका समूह? गांवों का समूह। 10, 15, 20, 25, 30, 40 गांव जब आपस में मिल जाते तो उसको एक नाम देते थे, गेहूं, परगना। जैसे आज खूब सारी ग्राम पंचायतें आपस में मिलती है तो अपन तहसील बनाते हैं, तो पुराने टाइम की तहसील जो है वो ये थी। अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त किया। भारत में एक प्रचलित कुप्रथा सती प्रथा, जिसमें एक पति के देहांत हो जाने पे पत्नी को भी उसके साथ में जिंदा जलना पड़ता था, ऐसी कुप्रथा थी। और अंग्रेज जो आए भारत में, हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा था। हाँ जी, बिल्कुल लूटा था, बिकॉज ये कंपनी थी, व्यापार करने आई थी। लेकिन अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं भारत में सामाजिक सुधार का कार्य भी किया था, अपने समाज को भी सुधारा था, इस प्रकार की कुप्रथाओं को बंद कर दिया था। तो अंग्रेजों ने सती प्रथा को कब बंद किया? 1829, 1829 में। भारत के गवर्नर जनरल थे इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और एक समाज सेवी होता है इनके साथ, राजा राम मोहन राय। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय ने मिलकर
1829 में एक्ट 17 के तहत, कौन से एक्ट के तहत? एक्ट 17 के तहत संपूर्ण भारत में इस प्रथा को बंद कर दिया गया था। सती प्रथा साउथ इंडिया में ज्यादा थी, दक्षिण भारत में ज्यादा थी। उत्तर भारत में देखा जाए और विशेषकर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में राजा महाराजाओं के रजवाड़ों में ही थी, सामंत वर्ग में थी, आम लोगों में इतनी नहीं थी, पर दक्षिण भारत में ज्यादा थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? गांधी जी पढ़ने गए थे दक्षिण अफ्रीका, सॉरी पढ़ाई करने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गए थे, एलएलबी की पढ़ाई की थी और बाद में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ गांधी जी ने रंग विभेद आंदोलन चलाया। हालांकि गए तो कोई केस पास लड़ने के लिए थे। भारत के दो व्यापारी गुजरात और केरल के, वो वहाँ व्यापार करते थे, उनके बीच में लड़ाई हो गई। तो गुजरात के एक व्यक्ति थे खान साहब, उनका मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1 साल के लिए। 1893 में आए थे, 22 साल से, मतलब 1915 में आए थे। ठीक है, वापस कब आए थे? 1915 में। एग्जैक्ट आपसे डेट पूछ ले तो 9 जनवरी 1915 को बापू वापस आया। ठीक, आगे चलो। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9, 10, 11। हम लोग ये जो आपके सामने पेपर लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, हमारा उद्देश्य आपको एक पैटर्न बताना है। अदरवाइज आपने भी स्कूलों के अंदर अच्छी खासी तैयारी कर रखी होगी, जो पढ़ाकू बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो हमारा उद्देश्य इतना ही है कि आपको हम पैटर्न बताएं, किस प्रकार से क्वेश्चन आए, उसका आंसर कैसे देना है। तो इतनी देर जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे वो वन लाइनर क्वेश्चन थे, रिक्त स्थान थे, बहुविकल्पी थे, वो पहले के कुछ पार्ट थे, सेकंड के कुछ पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? है ना, एक डिपार्टमेंट था भारत के अंदर, अभी भी है, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। इस विभाग का काम है कि भारत में दबी जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी सभ्यताएं हैं, पुराने अभिलेख है, उन सब का उत्खनन करना, उन चीजों से कुछ सीखना कि हमारे बड़के कैसे थे, हमारे बड़ेरों ने कौन कौन से काम किए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी, ध्यान रखना आप। इसको हालांकि अच्छे से तो 1904 के बाद चलाया गया था, लॉर्ड कर्जन के काल में, लेकिन 1861 में जब इसकी स्थापना हुई तो इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ने इस विभाग के जो पहले डायरेक्टर है, डायरेक्टर का मतलब होता है निदेशक, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? निदेशक। इसके जो पहले निदेशक थे वो थे दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। निदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, और इसी विभाग ने आगे जाकर भारत के अंदर जो प्राचीन सभ्यताएं थी, सिंधु सभ्यता और उसके स्थलों की खोज की थी। आज भी भारत में अगर किसी पुरानी चीजों से रिलेटेड किसी की खोज की जाए तो ये विभाग काम करता है। ठीक है, आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी कौन था? ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी एक राजा है, इनके बारे में पूछा गया है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में देखिएगा, आपने को क्या लिखना है, पहले हेडिंग डालना है सातकर्णी, ये कौन थे? तो आपको लिखना है कि अपने भारत पर एक वंश राज करके गया था, सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के 23वें शासक थे ये। सातवाहन वंश के 23वें शासक थे, जो बड़े प्रतापी और वीर बहादुर राजा थे। सातवाहन वंश के शासक जो सातकर्णी थे, इन्होंने हूण, शक, पल्लव इस प्रकार के जो विदेशी राजवंश थे, इनको क्या ठोका था? भगा भगा के ठोका था, इनको हरा दिया था युद्ध के मैदान में। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5,
5वीं सदी में बना देवगढ़ का दशावतार मंदिर वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? दशावतार मंदिर जो 5वीं सदी में बना है और वर्तमान में किस राज्य में है देवगढ़ का? तो वर्तमान में यह है यूपी के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश में। अल ब्रूनी का जन्म कब व कहां हुआ? क्वेश्चन नंबर 6। अल ब्रूनी भी एक यात्री था और अल ब्रूनी का जन्म कब और कहां हुआ ये पूछा गया है। इसका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में, 973 ईस्वी में। और आपसे पूछ ले कहां हुआ था? एक कंट्री है अरब कंट्रीज में, उज्बेकिस्तान में। कौन सी कंट्री? उज्बेकिस्तान, वहां इनका जन्म हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? क्वेश्चन नंबर 7, वेरी सिंपल, अजमेर में। मोहम्मद गोरी के समय चिश्ती श्रृंखला के एक संत मोइनुद्दीन अजमेर आ गए थे और अजमेर में इनकी बहुत बड़ी दरगाह है जहां गरीब नवाज उर्स बढ़ता है। और पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो मक्का मदीना सऊदी अरब के बाद जिस जगह की मुस्लिम धर्म में सर्वाधिक मान्यता है वो अजमेर, ये दरगाह, इसलिए अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। आगे चलो। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्ण देवराय किस राजवंश के थे? कृष्ण देवराय का राजवंश पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। तो एक वंश था तुलुव वंश। कौन सा वंश? तुलुव वंश, उसके थे ये। और अपने भारत में एक बहुत बड़ा संप्रदाय हुआ था वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। उस वल्लभाचार्य के गुरु थे ये कृष्ण देवराय के गुरु थे वल्लभाचार्य। आगे देखो, गिरास या वतन देश, ठीक है। जात व सवार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जात और सवार, देखो जात का मतलब क्या है और सवार का मतलब क्या है? ये दो एक तरीके से मुगल साम्राज्य में या दिल्ली सल्तनत के समय जो अपने भारत में सेना का पद हुआ करता था उसका एक डिवाइडेशन था। जब जात और सवार दोनों आपस में मिलते तो मुगल साम्राज्य में एक पद बनता था और वो पद था मनसबदार का। बताओ पद किसका था? मनसबदार का। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में एक पद होता था मनसबदार, और वो मनसबदार किस किस से मिलके बनता था? जात और सवार। जात का मतलब होता था पैदल सैनिक। जात का मतलब क्या होता था? पैदल सैनिक। और सवार का मतलब होता था घुड़सवार। मतलब जो सेनापति है उस सेनापति के कमांड में कितने तो पैदल सैनिक है और कितने घुड़सवार है, इन दोनों को मिलाकर एक पद बनता मनसबदार। अब ध्यान रखने वाली बात, आप जब हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि कोई राजा जिसको 3000 का मनसबदार बनाया गया, कोई राजा जिसे 4000 का मनसबदार बनाया गया, कोई राजा जिसे 5000, कोई राजा जिसे 6000, कोई राजा जिसे 7000 का पद मिलता था मनसबदारी का। ठीक है। जयपुर के आमेर के राजा थे मिर्जा राजा मान सिंह, उन्हें अकबर के दरबार में 7000 मनसबदार का पद प्राप्त था। तो मनसबदार एक जो है वो पद था। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, किस प्रांत के लिए कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 11, ये 10वां था। क्वेश्चन नंबर 11, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, किसने कहा? आपको पता होगा, अपने भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड साहब कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड साहब कब से कब तक रहे? 1848 से 1856 तक। और इन लॉर्ड साहब ने एक प्रथा निकाली थी, प्रथा का नाम था गोद निषेध प्रथा। यानी भारत में किसी राजा के बेटा नहीं होगा तो वो गोद नहीं ले सकता, तो उसके राज्य को क्या कर लिया जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य में हड़प लिया जाएगा। तो उस नीति को नाम दिया राज्य हड़प नीति। इसके तहत भारत के कई राज्य हड़पे गए थे। और सबसे लास्ट में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने ये अवध के बारे में कहा था। किसके बारे में कहा था? अवध के बारे में।
कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? दोस्तों जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी को। एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 22 जून 1757 को किस किस के बीच लड़ा गया था? तो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया। ये समय क्या था? बंगाल का गवर्नर था और ये बंगाल के क्या थे? नवाब थे। इनके मध्य लड़ा गया था। युद्ध का रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि सिराजुद्दौला हार गया, अपने कुछ लोगों ने धोखा दे दिया, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। ठीक है, ये प्लासी का युद्ध था। आगे चलिएगा। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन है लघुतरात्मक भी है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है, बड़े वाले। तो फाइनली आपको एक पैटर्न यहाँ से मिलेगा हमारी टीम के माध्यम से कि ऐसा पैटर्न जो है वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में रहने वाला है। तो इसी को आधार मानते हुए आप अपनी परीक्षा दीजिए। हमारी टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। आधी रात को भी आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, उसे हम समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू। अगली बार अगले क्लास का जो मॉडल पेपर होगा उसको अपन सोल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।